अभी ठीक है सब लोगों के लिए? सॉरी, इज इट फाइन नाउ? एवरीवन कैन ज्वाइन? यस अभी तो सब लोग ज्वाइन कर पा रहे हैं ना? यस सर वेट करो 1 मिनट वही है तो। यस अब तो पहले कुछ पढ़ा है सर? नहीं, अभी तक मैंने कुछ नहीं पढ़ाया। मैं पेपर डिस्कस करना था बट वो सब लोग ज्वाइन नहीं कर पा रहे थे। 16 लोग तो आ गए। जी सर, अभी अभी ज्वाइन हुआ सर, अभी तक प्रॉब्लम आ रही थी। अरे वो जूम के साथ इशू है। मैंने पांच बार रीस्टार्ट किया कर चुका हूँ। इंटरनेट अच्छा चल रहा है, पता नहीं क्या हो गया है। अभी ठीक है ना? जी सर अब हाँ बिल्कुल सर ठीक है। ओके ओके सर। लेट्स स्टार्ट। ये दिख रहा है ना आप लोगों को? यस सर। ओके मैंने आपको आज मॉर्निंग में एक छोटा सा पेपर दिया था। इट इज प्रिडोमिनेंटली बेस्ड ऑन 1984 एक्ट, जो मल्टी स्टेट सोसाइटीज का था। उसी से रिलेटेड ये सारे क्वेश्चंस हैं। तो पहला क्वेश्चन ये था कि अंडर द मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट सेंट्रल रजिस्ट्रार को कौन अपॉइंट करता है? इसके 4 ऑप्शंस थे, स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट बोर्ड, सेंट्रल लेजिस्लेचर या सेंट्रल गवर्नमेंट। तो पहली चीज आपको ये याद रखनी है कि 1984 के केस के कॉन्टेक्स्ट में, कि जब 1984 का एक्ट आया था तो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज को मैनेज करने की जिम्मेदारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने खुद ले ली थी कि इनका मैनेजमेंट हम देखेंगे। तो जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने मैनेजमेंट ले लिया था तो सेंट्रल रजिस्ट्रार को अपॉइंट करने की जिम्मेदारी भी सेंट्रल गवर्नमेंट की थी। तो जो पहला क्वेश्चन है उसका करेक्ट आंसर है डी, कि अंडर द मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट द सेंट्रल रजिस्ट्रार इज अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। उसका सिंपल रीजन यही है कि क्योंकि सेंटर ने ये जिम्मेदारी ली थी कि हम 1984 ऑनवर्ड्स मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज को हम सेंट्रल लेवल पे मैनेज करेंगे। दैट इज द रीजन दैट द सेंट्रल रजिस्ट्रार एक नया अथॉरिटी बनाया गया था एमएससीज के केस में, और उन एमएससीज को मैनेज करने के लिए सेंट्रल रजिस्ट्रार का अपॉइंटमेंट आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट करती थी। ठीक है। नाउ the second question was, the multi-state cooperative society act 1984 was passed to take place of the act passed in। ये एक्ट क्यों बनाया गया था, कौन से वाले एक्ट को रिप्लेस किया था? तो 1904 का एक्ट आंसर नहीं है, 1912 वाला भी एक्ट नहीं है, 1925 में बॉम्बे एक्ट आया था, वो आपके मल्टी स्टेट से रिलेटेड नहीं है। इसका सही आंसर है डी। The correct answer is D, 1942। 1942 में जो MSCs का एक्ट आया था उस एक्ट को रिप्लेस किया था 1984 के एक्ट ने, और 1984 के एक्ट को रिप्लेस किया था 2002 में। तो हम उसके बारे में बाद में पढ़ेंगे। तो 1942 का जो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट था उसको रिप्लेस करने के लिए 1984 में सेंट्रल गवर्नमेंट ये वाला एक्ट लेके आई थी। तो सेकंड क्वेश्चन का सही आंसर इज डी। ठीक है। इसके बाद आता है थर्ड क्वेश्चन कि 19 एज पर दी 1984 एक्ट हाउ मेनी मिनिमम मेंबर्स फ्रॉम ईच स्टेट्स आर रिक्वायर्ड फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ अ मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी। आसान भाषा में वो ये पूछ रहा है कि एक मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी का मतलब क्या होता है। मतलब ये होता है कि ये सोसाइटी जो है वो मल्टीपल स्टेट्स में काम करती है, 2 या 2 से ज्यादा स्टेट्स में काम करती है। जब 2 या 2 से ज्यादा स्टेट्स में काम करती है तो अगर इसको 1984 में 1984 के एक्ट के अंदर रजिस्टर करना है तो हर स्टेट से कितने मेंबर्स का कम से कम एप्लीकेशन में साइन होना चाहिए, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसका सही आंसर है 50, यानी कि डी। हर मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी के 1984 एक्ट के अंदर रजिस्ट्रेशन के टाइम पे जितनी भी स्टेट्स में उस सोसाइटी का मतलब एग्जिस्टेंस है, हर स्टेट से आने वाले मेंबरशिप जो है उसका मिनिमम 50 मेंबर्स हर स्टेट से आपके एप्लीकेशन प्रोसेस में सिग्नेटरीज होने चाहिए। तो आपको एमएससी एक्ट 1984 के अंदर आपको जो है वो रजिस्ट्रेशन दिया जाएगा। तो थर्ड क्वेश्चन का भी आपका आंसर जो है वो डी है। ठीक है। इसके बाद आते हैं चौथे क्वेश्चन पे कि भाई जब आप रजिस्ट्रेशन करते हैं बाई लॉस का, अब बहुत सारे बच्चे हर बार बाई लॉस में कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर बाई लॉस क्या होता है। बाई लॉस का सिंपल मतलब होता है कि भाई हमारी सोसाइटी को चलाने के लिए
जो दिन प्रतिदिन के काम होते हैं उनको करने के लिए हमें कुछ कानून बनाने पड़ते हैं, कुछ नियम कायदे बनाने पड़ते हैं जिससे सोसाइटी चलती है। भाई सोसाइटी को चलाने के लिए हमें डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ तो प्रोसेस होना चाहिए। सोसाइटी का इंटरनल मैनेजमेंट कैसा है, क्या है, तो उसको ध्यान में रख के जो रूल्स एंड रेगुलेशन सोसाइटी के अपने होते हैं उनको हम बाई लॉज बोलते हैं, उनको हम बाई लॉज बोलते हैं। तो क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि अगर बाई लॉज को रजिस्टर करना होता है रजिस्ट्रार के पास, क्योंकि बिना रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर किए आप उसको काम नहीं कर सकते, तो ये पूछ रहा है कि जब रजिस्ट्रार के पास जाते हैं बाई लॉज को रजिस्टर करने के लिए, तो रजिस्टर करने के लिए बाई लॉज को रजिस्ट्रार के पास कितना टाइम होता है, हाउ मच टाइम इज अवेलेबल फॉर दी रजिस्ट्रार टू रजिस्टर दी बाई लॉज। तो उसका सही आंसर है बी। अगर आप इस एक्ट के सेक्शन 9 को पढ़ेंगे तो उसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि सेंट्रल रजिस्ट्रार may register the amendment within 6 months from the date of receipt of application। यानी कि अमेंडमेंट्स को रजिस्टर करने के लिए आपके सेंट्रल रजिस्ट्रार के पास 6 महीने का टाइम पीरियड होता है। सो फोर्थ क्वेश्चन का सही आंसर है आपका बी, that registrar has minimum he has the period of 6 months from the date of receipt of application। एप्लीकेशन रिसीव होने के 6 महीने के अंदर अंदर उसको वो मैनेज करना होता है। ठीक है, तो फोर्थ का आंसर है बी, 6 मंथ्स। अब इसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन क्या है? फिफ्थ क्वेश्चन ये है कि अगर मान लीजिए अमेंडमेंट रिक्वेस्ट डिनाई हो गई, अगर मान लीजिए रजिस्ट्रार ने आपके बाई लॉज में अमेंडमेंट की रिक्वेस्ट को डिनाई कर दिया, तो वो किसको इन्फॉर्म करेगा? ठीक है, 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। बोर्ड, बोर्ड से यहाँ पे मतलब है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, जनरल बॉडी का मतलब हो गया सोसाइटी की अपनी बॉडी जिसमें सारे मेंबर्स होते हैं। ठीक है, चीफ एग्जीक्यूटिव हो गया जो डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन चलाता है आपके सोसाइटी का। और प्रेसिडेंट कौन है? प्रेसिडेंट वही सोसाइटी का जो चेयरमैन होता है। तो इन चारों में से किसको इन्फॉर्म किया जाएगा? तो अगेन अगर आप 1984 के एक्ट को रेफर करेंगे तो इसका आंसर आपको मिलेगा चीफ एग्जीक्यूटिव। 7 दिन के अंदर अंदर जब आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है तो 7 दिन के अंदर अंदर, रिजेक्शन के 7 दिन के अंदर अंदर सेंट्रल रजिस्ट्रार को ये इन्फॉर्मेशन जो चीफ एग्जीक्यूटिव है आपकी मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी का, उसको इन्फॉर्म करना होता है। तो फिफ्थ क्वेश्चन का सही आंसर है सी, चीफ एग्जीक्यूटिव। द करेक्ट आंसर फॉर द फिफ्थ इज सी, चीफ एग्जीक्यूटिव। ठीक है, इसके बाद छठा क्वेश्चन है। छठा क्वेश्चन क्या है? छठा क्वेश्चन ये है कि इन अ मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी रेजोल्यूशन टू ट्रांसफर एसेट्स एंड लायबिलिटीज कैन बी पास्ड बाय। अगर हमें अपने एसेट्स और लायबिलिटीज ट्रांसफर करने हैं तो उस केस में रेजोल्यूशन कौन पास करेगा? उस केस में रेजोल्यूशन कौन पास करेगा? पहला ऑप्शन आपको दिया गया है बोर्ड, यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। दूसरा ऑप्शन है जनरल मीटिंग जो मेंबर्स की बॉडी की बुलाई जाएगी। तीसरा ऑप्शन है आपके पास प्रेसिडेंट सोसाइटी का, या चौथा ऑप्शन है आपके पास रजिस्ट्रार जो सेंट्रल रजिस्ट्रार है। तो अब अगर सोसाइटी के एसेट्स को, लायबिलिटीज को ट्रांसफर करना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको एक रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, और वो रेजोल्यूशन होता है आपकी जनरल मीटिंग ऑफ मेंबर्स, जिसमें आपके 2/3 मेजोरिटी लगती है। 2/3 मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, जितने मेंबर्स आए हैं उसकी 2/3 मेजोरिटी से अगर कोई रेजोल्यूशन पास किया जाता है तो फिर उस रेजोल्यूशन के बेसिस पे आपके मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी के जो एसेट्स एंड लायबिलिटीज हैं, या तो उनको पूरे तौर पे या पार्ट में किसी और मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी या कोऑपरेटिव सोसाइटी को ट्रांसफर किए जा सकते हैं। तो सिक्स्थ क्वेश्चन का आंसर है बी। सिक्स्थ क्वेश्चन का आंसर इज बी। ठीक है, इसके बाद सेवेंथ क्वेश्चन देख लेते हैं। सेवेंथ में क्या है? हाँ भाई, सेवेंथ ये बोलता है कि 2 या 2 से ज्यादा मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज को अगर मर्ज करना है तो उसके लिए क्या मेजोरिटी लगेगी? एमलगमेशन की बात कर रहा है बेसिकली, कि अगर 2 या 2 से ज्यादा सोसाइटीज को मर्ज करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? तो उसके लिए बहुत ही आसान है। 2 या 2 से ज्यादा सोसाइटीज को अगर मर्ज करना है तो उसके लिए सेंट्रल रजिस्ट्रार के प्रायर कंसल्टेशन के साथ 2/3 मेजोरिटी लगती है जनरल मीटिंग की। यानी कि आपको सेंट्रल रजिस्ट्रार के प्रायर कंसल्टेशन के साथ, और इसमें आप देखिए आपको 2 तरीके की मेजोरिटी दी हुई है। एक है
हाफ ऑफ ऑल मेंबर्स, और दूसरी है हाफ ऑफ ऑल मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, तीसरी है 2/3 ऑफ ऑल मेंबर्स। अब सही आंसर है आपका डी। कई बार बच्चे दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए सी का मतलब ये है कि लेट्स से कि मेरे पास 540 मेंबर्स हैं, ठीक है ना, मेरे पास 540 मेंबर्स हैं, तो सी वाले स्टेटमेंट का मतलब है, सी का मतलब हो गया इसका 2/3, इसका 2/3, तो मतलब ये 360। जब तक इतने मेंबर्स आपके साथ नहीं है तब तक आप नहीं जीत सकते। डी वाले का मतलब ये है कि मान लीजिए टोटल मेंबरशिप तो 540 है, ऑल मेंबर्स का मतलब हो गया टोटल मेंबरशिप। प्रेजेंट एंड वोटिंग का मतलब है कि मान लीजिए 540 मेंबर्स हैं और 12 जुलाई यानी कि आज वोट पड़ रहा है, तो लेट्स से इसमें से सिर्फ और सिर्फ 480 मेंबर्स ही आए हैं, ठीक है ना, 480 मेंबर्स ही आए, तो इसका 2/3 देखा जाएगा। तो ये कितना होगा, 16 3 जा 48, 320। समझ रहे हैं? तो कहने का मतलब ये है कि आपको ये याद रखना है 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, वो टोटल मेंबरशिप की बात नहीं कर रहा है, दिस इज एब्सोल्यूट मेजॉरिटी सेकंड टाइप, कि वो टोटल मेंबरशिप की बात नहीं कर रहा, वो बोल रहा है जितने मेंबर्स आए हैं उसका 2/3 होना चाहिए। अगर वो टोटल मेजॉरिटी की बात करता तो वो लिखता 2/3 ऑफ दी टोटल मेंबरशिप या ऑल मेंबर्स। उस केस में मेंबर्स आए कितने हैं, एब्सेंट कितने हैं, वैकेंसी कितनी है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। उस केस में थर्ड वाले केस में नंबर जो होगा वो यही होगा हर हाल में। अब इसमें से चाहे जितना भी बंदा प्रेजेंट हो, एब्सेंट हो, वेकेंट हो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। तो 7th वाले क्वेश्चन का आंसर इज डी, ठीक है, 7th वाले का भी आंसर इज डी। नाउ 8th क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ जी, 8th क्वेश्चन ये बोलता है कि अगर मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी की आपको मेंबरशिप लेनी है तो उस मेंबरशिप को डिस्पोज ऑफ करने के लिए सोसाइटी के पास कितना टाइम होता है। यानी कि अगर मैंने मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी में मेंबरशिप के लिए अप्लाई किया तो उस मेंबरशिप को अप्लाई करने के साथ साथ हमें उसमें कितना टाइम मिले। मतलब सोसाइटी के पास मान लीजिए वो पूछ रहा है कि सोसाइटी के पास अगर एप्लीकेशन आई है, सोसाइटी के पास अगर एप्लीकेशन आई है तो उसको कितने दिन में डिस्पोज ऑफ करना है। यानी कि अगर मैंने मेंबरशिप के लिए अप्लाई किया है तो कितने दिन में सोसाइटी को डिसीजन लेना है। तो अगेन इसका भी सीधा सीधा आंसर है, इसका आंसर है 4 मंथ्स। जब भी कोई मेंबरशिप के लिए मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी में अप्लाई करता है तो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी के पास उस पे एक्शन लेने के लिए 4 महीने होते हैं। 4 महीने के अंदर उनको उस डिसीजन को उस पे एक्शन लेना है। अगर मान लीजिए उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया तो ये मान लिया जाता है कि एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी गई, ठीक है। अगर मान लीजिए उन्होंने ऑफिशियली एक्सेप्ट किया है या ऑफिशियली रिजेक्ट किया है तो उस केस में उनके पास 15 दिन का टाइम होता है पार्टी को इन्फॉर्म करने के लिए। इसका मतलब सिर्फ यही है कि जैसे मान लीजिए मैंने मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी में अपनी मेंबरशिप के लिए अप्लाई किया, अब मेरे एप्लीकेशन के 2 महीने बाद सोसाइटी ने मेरी एप्लीकेशन पे एक्शन लेते हुए बोला कि जी हम आपको मेंबरशिप नहीं दे सकते, हम रिजेक्ट कर रहे हैं। अगर वो रिजेक्ट कर रहे हैं तो भी उनको 15 दिन के अंदर मुझे कम्युनिकेट करना है, और अगर वो एक्सेप्ट कर रहे हैं तो भी उनको 15 दिन के अंदर मुझे इन्फॉर्म करना है। दोनों ही केसेस में 15 डेज का क्लॉज होता है, लेकिन वो आफ्टर टेकिंग द डिसीजन, डिसीजन लेने के लिए उनके पास 4 महीने का टाइम होता है। तो 8th क्वेश्चन का भी आंसर जो है वो बी है। 9th क्वेश्चन क्या है, 9th क्वेश्चन ये है कि अगर किसी मेंबर को मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी से निकाल दिया गया है तो निकाले जाने के बाद कितने दिन तक वो दोबारा मेंबरशिप के लिए अप्लाई नहीं कर सकता। यानी कि उसका कूलिंग ऑफ पीरियड कितना होगा, उसका कूलिंग ऑफ पीरियड कितना होगा, ठीक है। ये भी सीधा सीधा सवाल है कि भाई अगर किसी मेंबर को निकालने का पावर है तो निकाल दिया अगर हमने तो उसको कितने दिनों तक हम दोबारा रीएडमिट नहीं कर सकते। इसका सही आंसर है डी। एज पर दी 1984 एक्ट अगर किसी मेंबर को निकाला जाता है तो वो 3 साल तक दोबारा रीएडमिशन के लिए एलिजिबल नहीं होता, ठीक है। देन कम्स दी 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि अगर किसी बंदे को हमने निकाल दिया है और उसको कूलिंग ऑफ पीरियड से पहले ही हमें दोबारा रीएडमिट करना है, यानी कि 3 साल के अंदर अंदर ही उसको वापस लेना है, तो उसके लिए डिसीजन कौन लेगा। अगर हमने किसी मेंबर को निकाल दिया है और उसको 3 साल का कूलिंग ऑफ पीरियड खत्म होने से पहले ही दोबारा इंडक्ट करना है, तो उसके केस में ये डिसीजन स्पेशल केस में कौन लेगा।
तो इस केस में ये डिसीजन जो है वो सेंट्रल रजिस्ट्रार का होता है। सेंट्रल रजिस्ट्रार ये डिसीजन लेता है ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द जनरल बॉडी कि भाई इस बंदे को हम क्या 3 साल से पहले इंडक्ट करने का प्रेफरेंस दे सकते हैं या नहीं दे सकते। तो ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द central on the application of the society, a person can be inducted into the members body before the expiry of 3 years। मतलब 3 साल से पहले भी उसको इंडक्ट किया जा सकता है। तो 10th क्वेश्चन का आंसर इज डी। इसके बाद आता है 11th क्वेश्चन कि भाई मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी के जो एम्प्लॉय होते हैं उनके पास वोटिंग का राइट होता है, ये आपको पता है। तो वो वोटिंग का राइट किस केस में नहीं होता है? वो वोटिंग का राइट किस केस में नहीं होता? इसका आंसर भी है डी। 2 एक्सेप्शंस दिए गए हैं आपके 1984 के एक्ट में। पहला है इलेक्शन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द बोर्ड, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का इलेक्शन होता है उसमें एम्प्लॉय वोट नहीं कर सकता, और जो अमेंडमेंट होते हैं बाई लॉस के उसमें भी एम्प्लॉय वोट नहीं कर सकता। बाकी कार केसेस में वो वोट कर सकता है। तो 11th का आंसर इज डी। इसके बाद आता है आपका 12th क्वेश्चन। सर ये रिपीट करना वापस से, सर 11th रिपीट का करना ये। 11th क्वेश्चन ये है कि अगर जी सर, आपको ये याद रखना है कि मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी में हर मेंबर का 1 वोट होता है, उसके साथ साथ एम्प्लॉय का भी वोट होता है। लेकिन एम्प्लॉय को 2 कंडीशंस में वोट देने का राइट नहीं होता। पहला, अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मेंबर्स का इलेक्शन हो रहा है, और दूसरा अमेंडमेंट हो रहे हैं बाई लॉज में। तो आपके 11th का सही आंसर है डी, अमेंडमेंट टू दी बाई लॉज। इस केस में वो वोट नहीं कर सकता एज पर दी लॉ। 12th क्या है? 12th ये है कि अगर किसी बंदे की डेथ हो गई एज ए एक्टिव मेंबर, जो मेंबर था मल्टी एमएससी का, उसकी डेथ हो गई, तो उसके शेयर का क्या किया जाएगा? उसके शेयर का क्या किया जाएगा? तो उस केस में सही आंसर है कि अगर सोसाइटी चाहे तो उसके शेयर को उसके लीगल हेयर को ट्रांसफर कर सकती है। इन केस ऑफ डेथ ऑफ अ मेंबर ऑफ अ मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी, शेयर्स मे बी ट्रांसफर टू द नॉमिनी ऑफ द डिसीज, और अगर नॉमिनी नहीं है तो इट कैन बी ग्रांटेड टू द हेयर और द लीगल रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, किसी और मेंबर को नहीं दिया जाएगा, सरकार को भी नहीं दिया जाएगा, गवर्नमेंट सोसाइटी में मर्ज नहीं किया जाएगा। वो जिस बंदे का जो वारिस होगा, यानी कि एयर जो है, लीगल एयर, उसको दे दिया जाएगा। तो 12th का आंसर इज बी। अब आते हैं 13 पे। यस, 13 थोड़ा आपको क्वेश्चंस को डिफिकल्ट बनाने के लिए दिया था मैंने। बहुत ही इजी सवाल है। इसमें आपको 4 हेलो स्टेटमेंट। सर, बोलिए। हेलो सर। सर जो लीगल हेयर है ना, अगर नॉमिनीज ना हो, अगर उसके लीगल हेयर्स हो, फिर शेयर पूरे परसेंट उसको ट्रांसफर होगा या उसमें कुछ हाफ होगा, कट होगा नहीं, उसमें? पूरा शेयर दिया जाएगा। कट क्यों होगा? ओके सर। 13th क्वेश्चन, आपको 4 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो पहला स्टेटमेंट क्या है? पहला स्टेटमेंट ये है कि हर मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होना जरूरी है। तो ये स्टेटमेंट तो भाई सही है। बिना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं हो सकती। दूसरा आपका ये है कि कोई भी बंदा मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी का डायरेक्टर बन सकता है जहां तक कि वो मेंबर है। अब ये जो ऑप्शन है ये आपका गलत है। क्यों? क्योंकि आपके सिर्फ मेंबर होना जरूरी नहीं है, आपकी मेंबरशिप जो है वो 12 महीने पुरानी होनी चाहिए। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है वो इनकम्प्लीट है, या एक जनरलाइज्ड स्टेटमेंट है कि आप अगर मेंबर हैं सोसाइटी के तो आप डायरेक्टर बन सकते हैं। ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन वो मेंबरशिप 12 महीने पुरानी होनी चाहिए। मतलब ये नहीं है कि आज आपने मेंबरशिप ली और कल आप डायरेक्टर का इलेक्शन लड़ गए, ये नहीं हो सकता। तो 13th क्वेश्चन में जो सेकंड स्टेटमेंट है वो गलत है। तीसरा स्टेटमेंट क्या है कि अगर बंदा किसी ऑफेंस के लिए कन्विक्ट किया गया है तो वो डायरेक्टर यानी कि बोर्ड में इलेक्शन के लिए एलिजिबल नहीं होता, ये भी सही है। अगर आप कन्विक्टेड हैं तो आपको इलेक्शन के लिए कंसिडर नहीं किया जाएगा।
अगर आप कन्विक्टेड हैं तो आपको इलेक्शन के लिए कंसीडर नहीं किया जाएगा। इसके बाद क्या है, इसके बाद ये है कि भाई एक बंदा ऐसा जो डायरेक्टर बन सकता है चाहे वो सोसाइटी का मेंबर ना हो। तो 1984 एक्ट के हिसाब से कोई भी मेंबर, नॉन मेंबर जो है वो इसका हिस्सा नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आप 1984 के एक्ट को ध्यान से देखेंगे तो उसमें क्या बोला जाता है, उसमें पहली चीज तो ये बोली जाती है कि एवरी मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी मस्ट हैव अ डायरेक्टर, और उसके बाद वो दूसरा पॉइंट बोलता है कि नो मेंबर इज एलिजिबल टू बी इलेक्टेड एज बोर्ड मेंबर इफ, और वो कंडीशंस दी हुई हैं। यानी कि मेंबरशिप के बिना तो आप डायरेक्टर बन ही नहीं सकते, लेकिन हर मेंबर भी डायरेक्टर नहीं बन सकता, उसके लिए कंडीशंस दी हुई हैं। कंडीशंस क्या है कि भाई अनसाउंड माइंड का है तो नहीं बन सकता, प्रॉफिट में पार्टिसिपेट करता है तो नहीं बन सकता, कन्विक्ट हुआ है तो नहीं बन सकता, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है अगर सोसाइटी के अंदर तो नहीं बन सकता, अगर उसकी मेंबरशिप 12 महीने से कम है तो नहीं बन सकता, सोसाइटी के किसी बिजनेस में इन्वॉल्व है तो नहीं बन सकता, सोसाइटी से उसने लोन या क्रेडिट ले रखा है तो नहीं बन सकता, अगर उसका कोई पेंडिंग रिकवरी चल रहा है तो भी उसको नहीं बनाया जाएगा, और अगर सोसाइटी ने उसको लीगल प्रैक्टिशनर के तौर पे रख रखा है। तो जी इस हिसाब से जो आपका फोर्थ वाला ऑप्शन है वो भी गलत है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो ऑप्शन होगा जिसमें 1 और 3 दिया हुआ है। तो मेरे ख्याल से जो पहला वाला है दैट इज द राइट आंसर। द करेक्ट सर आंसर जो 13 इज 1 ए। हाँ जी पूछिए। सर जो सेकंड क्वेश्चन है ना सर, सेकंड ऑप्शन, हाँ सेकंड ऑप्शन सर, हाँ सर आपने वहां पे लिखा था सर एज लॉन्ग, मतलब तो मतलब कि जहां तक वो सर यहाँ पे तो टाइम डिनोटेड नहीं है सर, वो तो पता है कि 12 मंथ उसके हाँ लिए, तो तो वो तो उससे ज्यादा भी हो सकता है अगर वो स्टेटमेंट के मेंबर हिसाब है, अगर वो मेंबर है तो डायरेक्टर बन सकता है, ये जरूरी नहीं है ना भाई। मैं अगर से। सर आज वो तो मेंबरशिप ठीक ले है लूं सर, लेकिन वो 12 मंथ आपसे, आप अगर इस स्टेटमेंट को स्टेटमेंट है ब्लाइंडली, ना। अगर आप स्टेटमेंट को हाँ ब्लाइंडली सर पढ़ेंगे ब्लाइंडली तो इसको पढ़, स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, स्टेटमेंट ये बोल रहा है कि अगर आप मेंबर हैं तो डायरेक्टर बन एज सकते हैं। नहीं ना, सिर्फ मेंबर सर ये होना बोल रहा काफी है नहीं एज है लॉन्ग ना। एज ही द मेंबर सर, ये हाँ तो स्टेटमेंट है वो, लेकिन वो इनकम्प्लीट स्टेटमेंट है एक्ट के हिसाब से, बिकॉज सर्टेन मेंबर्स कैन नॉट बी इंडक्टेड एज डायरेक्टर इवन दो उनके पास मेंबरशिप है, उससे क्या फर्क पड़ रहा है। सिर्फ मेंबरशिप होना काफी नहीं है ना। इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है, इस स्टेटमेंट का मतलब ये है कि अगर आप मेंबर हैं तो आप डायरेक्टर बन सकते हैं, नहीं, यस मेंबरशिप सर। के बाद आपको कुछ कंडीशंस भी सर वो करनी। जब तक आप मेंबर नहीं हो तब तक आप डायरेक्टर नहीं बन सकते, एज लॉन्ग एज ही इज अ मेंबर। और अगर मान लीजिए मैं आज ही मेंबर बनाऊं तो क्या डायरेक्टर बन सकता हूं? ये तो सर सर इस स्टेटमेंट का, वही इस तो, या तो स्टेटमेंट, एज लॉन्ग से तो टाइम तो डिनोट नहीं है ना सर। इस स्टेटमेंट में सर एज लॉन्ग मैं से ये पता चलता है वो तो। इस स्टेटमेंट में अगर ये लिखा होता कि अ पर्सन कैन बिकम अ डायरेक्टर as सर long अगर as ये he is लिखा a होता है member पर्सन and कैन बिकम ए, fulfills certain conditions, तो ये स्टेटमेंट सही है। ये वाला स्टेटमेंट जो है वो इनकम्प्लीट स्टेटमेंट है। तो जब भी आपके पास ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं ना, तो इनकम्प्लीट स्टेटमेंट को आप कभी भी ट्रू एंड फॉल्स की कैटेगरी में ट्रू में नहीं रखेंगे, क्योंकि ये स्टेटमेंट अपने आप में इनकम्प्लीट है। एक डायरेक्टर बनने के लिए आपका मेंबर होना जरूरी है, ये आपकी बात बिल्कुल सही है, यस लेकिन सर। सिर्फ मेंबर होना जरूरी नहीं है। कंडीशंस आर टू बी फुलफिल्ड, इसीलिए तो वो एक्सेप्शंस दिए हुए हैं। हर मेंबर सर सोसाइटी 12 का, मंथ का तो ठीक था सर, एज लॉन्ग। हर मेंबर सोसाइटी का मेंबर जो है वो मेंबर नहीं बन सकता। ये तो अब मान लीजिए आप, चलिए मैंने तो आपको 12 मंथ्स का ही एग्जांपल दिया, अब इसमें तो मैं बहुत सारी चीजें जोड़ सकता हूँ। भाई मैं मेंबर हूँ सोसाइटी का, लेकिन मैंने लोन ले रखा है, तो भी मैं मेंबर नहीं बन सकता। हाँ, ये इस स्टेटमेंट की जगह ये लिखा होता, अगर ये स्टेटमेंट लिखा होता कि फॉर इलेक्शन ऑफ अ डायरेक्टर, a person must be a member first, ये स्टेटमेंट सही है कि वो पहले मेंबर होना जरूरी है। यस सर। ये कंप्लीट स्टेटमेंट है।
कि डायरेक्टर बनने के लिए आपका मेंबर होना जरूरी है, लेकिन पहला वाला जो स्टेटमेंट है वो इनकम्प्लीट है, तो आपको उस पर ध्यान देना है। यही तो खेल है इंग्लिश और इंग्लिश का कि स्टेटमेंट बदलते ही मीनिंग बदल जाता है। यस, सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। You have to be a member, but that membership has to follow certain conditions. These conditions are laid out in the act कि certain members are not eligible for being a member. ये sweeping statement है ना कि जो भी member है वो director बन सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है। ये वही वाली बात हो गई कि apple is a fruit, ठीक है, मतलब इस तरीके से जब आप बोलते हैं ना कि भाई सारे बच्चे हैं, ऑल स्टूडेंट्स आर, ऑल आर स्टूडेंट्स, लेकिन उसमें फिर आप कैटेगराइज भी तो करेंगे। यस, ठीक है, तो इसका आंसर होगा ए। इसके बाद आता है 14th क्वेश्चन। Superintendence of election for the board of directors is the duty of the returning officer appointed by। रिटर्निंग ऑफिसर को अपॉइंट करने की ड्यूटी भाई आपके सेंट्रल रजिस्ट्रार की होती है। इस क्वेश्चन का सही आंसर इज डी, ये वाला, ये सही आंसर है डी। 14th का सही आंसर इज डी। सेंट्रल रजिस्ट्रार जो है वो रिटर्निंग ऑफिसर्स को अपॉइंट करता है। क्वेश्चन नंबर 15। टर्म ऑफ द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द बोर्ड अंडर द 1984 एक्ट कैन नॉट बी मोर देन। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट किए जाते हैं उनका टर्म कितना होना चाहिए, मैक्सिमम पूछ रहा है वो 3 साल। इसका सही आंसर इज 3 years। टर्म ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कैन नॉट बी मोर देन 3 years, ये आंसर है इसका। 15th का इज आंसर इज 15th का आंसर इज बी, 3 years, ठीक है। इसके बाद वो क्या पूछ रहा है, इसके बाद पूछ रहा है इलेक्टेड मेंबर ऑफ अ बोर्ड कैन बी रिमूव्ड बाय जनरल बॉडी ऑन द रिपोर्ट ऑफ। जो बंदा अपॉइंट कर लिया गया है, जो बोर्ड का मेंबर बना लिया गया है, अगर उसको निकालना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा। इसके 2 केसेस होते हैं, ऑन द रिपोर्ट ऑफ सेंट्रल रजिस्ट्रार और अदरवाइज। तो सही आंसर इज सी। बोर्ड के मेंबर को निकालने के लिए आप सेंट्रल रजिस्ट्रार की रिपोर्ट के बेसिस पे जनरल बॉडी की 2/3 मेजोरिटी से उसको निकाला जा सकता है। स्टेटमेंट क्या होगा सही स्टेटमेंट, ये इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द बोर्ड कैन बी रिमूव फ्रॉम द ऑफिस बाय रेजोल्यूशन ऑफ जनरल बॉडी ऑन द बेसिस ऑफ रिपोर्ट ऑफ सेंट्रल रजिस्ट्रार और अदरवाइज बाय 2/3 मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। तो 16th का सही आंसर है सी, सेंट्रल रजिस्ट्रार की रिपोर्ट पे निकाला जा सकता है। देन आता है 17th कि डे टू डे बिजनेस करने के लिए मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी के डेली बेसिस पे जो बिजनेस होता है उसको मैनेज करने की जिम्मेदारी किसकी होती है। आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जनरल बॉडी, प्रेसिडेंट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या चीफ एग्जीक्यूटिव। 17th के केस में आंसर इज चीफ एग्जीक्यूटिव। डे टू डे मैनेजमेंट ऑफ द मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी इज द ड्यूटी ऑफ द चीफ एग्जीक्यूटिव हु इज अपॉइंटेड बाय द बोर्ड। बोर्ड जो है वो इसका अपॉइंटमेंट करता है। बोर्ड के अपॉइंटमेंट के बेसिस पे आप एक चीफ एग्जीक्यूटिव रखते हैं। उस चीफ एग्जीक्यूटिव का काम होता है डेली बेसिस पे जो डे टू डे मैनेजमेंट है आपकी मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी का, उसको काम करना। तो इसका सही आंसर इज डी। इसके बाद आता है क्वेश्चन 18 कि कितना प्रॉफिट मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी को रिजर्व फंड में भेजना चाहिए। मैंने आपको बहुत बार बताया 1/4, मिनिमम 1/4 तो आपको भेजना ही पड़ेगा, इससे कम नहीं हो सकता। तो 18th का सही आंसर इज सी, ठीक है, 18th का सही आंसर इज सी। हाँ जी, इसके बाद आया भाई ऑडिट। ऑडिट वर्ड का मतलब सिर्फ इतना होता है कि सोसाइटी के परफॉर्मेंस को हमने बैलेंस शीट में चेक करना है कि भाई सोसाइटी का जो पैसा आ रहा है, जो बिजनेस चल रहा है, वो बिजनेस कैसे चल रहा है, उस बिजनेस का क्या सीन है। तो आपसे 19th में ये सवाल पूछा जा रहा है कि अगर मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी के ऑडिट करना है तो ऑडिट करने की जिम्मेदारी किसकी होती है। 4 ऑप्शंस आपके पास दिए हैं। 4 ऑप्शंस क्या है। पहला ऑप्शन है CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया।
इसका कोई लेना देना नहीं है आपकी मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी से, हटा दीजिए इसको। इसके बाद तीसरा ऑप्शन है सीवीसी, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, उसका ऑडिट का काम ही नहीं होता, वो एंटी करप्शन यूनिट होती है। चौथा है स्टेट रजिस्ट्रार, स्टेट रजिस्ट्रार का मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी के केस में कोई ज्यूरिसडिक्शन ही नहीं होता। तो आपका आंसर क्या बच गया? आंसर बच गया सेंट्रल रजिस्ट्रार। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करने को हम बोलते हैं ऑड वन आउट। पहले आप, जरूरी नहीं है आपको हर क्वेश्चन आए, लेकिन अगर आपको पता है कि कौन से तीन के फंक्शन क्या है, तो जो आखिरी में बच जाएगा वही चौथा होगा आंसर। इस तरीके से भी आप सवाल सॉल्व कर सकते हैं। भाई ऑडिट करना जो है वो सीएजी का काम है, ऑडिट करता है, लेकिन सीएजी मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी का ऑडिट क्यों करेगा? क्योंकि वो स्टेट की डेफिनेशन में नहीं आता। तीसरा आपसे पूछा गया सीवीसी। अब सीवीसी का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, केंद्रीय सतर्कता आयोग। अब विजिलेंस का मतलब ऑडिट करना नहीं होता, विजिलेंस तो एंटी करप्शन है। चौथा आपसे बोला गया स्टेट रजिस्ट्रार। अब आपको पता है जब मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी है तो स्टेट रजिस्ट्रार का कोई पावर ही नहीं होगा। तो आंसर क्या बच गया? लास्ट वाला बी, सेंट्रल रजिस्ट्रार। तो 19th का आंसर है आपका डी, सेंट्रल रजिस्ट्रार। अब आते हैं 20 पे। 20वां क्या है भाई? कितने लोग मेंबर्स जो है एप्लीकेशन दें तो एक मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी में इंक्वायरी कराई जा सकती है। ठीक है, कितने लोग एप्लीकेशन दें ताकि मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी में इंक्वायरी हो सके। सेंट्रल रजिस्ट्रार को इंक्वायरी करने के लिए कितने लोगों की अर्जी चाहिए? तो आपके 1984 के एक्ट के हिसाब से बोला यह गया है कि इंक्वायरी ऑफ द मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी इज कंडक्टेड बाय सेंट्रल रजिस्ट्रार। पहली बात तो सेंट्रल रजिस्ट्रार कंडक्ट करता है। दो कंडीशंस में कर सकता है, या तो वो खुद कर ले, उसको लगता है कि इंक्वायरी करने की जरूरत है, या फिर उसको मेंबर्स ऑफ द बोर्ड एप्लीकेशन दे दें, या तीसरी कंडीशन होती है कि उसको 1/3 मेंबर सोसाइटी के लिख के दें। तो अगर सोसाइटी के 1/3 मेंबर्स उसको ये बोल रहे हैं कि भाई तुम्हें इंक्वायरी करने का जरूरत है, तो तुम्हें इंक्वायरी करनी पड़ेगी। तो 20th क्वेश्चन का सही आंसर इज बी, 1/3। ठीक है, इसके बाद आता है कि भाई अगर सोसाइटी बंद करनी है, वाउंड अप करनी है, तो कितने लोगों की एप्लीकेशन लगेगी? ठीक है, अब सोसाइटी वाउंड अप करने के लिए सेंट्रल रजिस्ट्रार ऑर्डर देता है। सेंट्रल रजिस्ट्रार ऑर्डर देता है दो केसेस में। पहला, या तो उसने खुद का इंस्पेक्शन और इंक्वायरी करी और उसे कोई मैलाफाइड एक्टिविटी नजर आई तो उसने बोला है कि भाई सोसाइटी को बंद कर दो। दूसरा, कुछ मेंबर सोसाइटी के लिख के दें। तो कुछ का मतलब कितने मेंबर्स? तो अगर 75% मेंबर सोसाइटी के लिख के देते हैं तो आपकी सोसाइटी को वाउंड अप के लिए भेजा जा सकता है। यानी कि सोसाइटी के 3/4 मेंबर्स अगर एप्लीकेशन देते हैं सेंट्रल रजिस्ट्रार को, तो एक मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी को अंडर द 1984 एक्ट वाउंड अप किया जा सकता है। ठीक है, तो ये एक आंसर है। ठीक है, इसके बाद आता है कोऑपरेटिव बैंक। कोऑपरेटिव बैंक को अगर वाउंड अप करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? सिंपल सी चीज, आरबीआई के सैंक्शन की जरूरत होती है। बिना आरबीआई के सैंक्शन के किसी भी कोऑपरेटिव बैंक को वाउंड अप नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो 22 का भी आंसर है आपका बी। अब आपसे 23rd क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? अच्छा, ट्रू एंड फॉल्स है। वो पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इन केस ऑफ मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज। है तो भाई नीचे से शुरू करते हैं। 1/3 ऑफ द प्रॉफिट बी ट्रांसफर टू रिजर्व फंड, ये गलत है, 1/4 होता है। सी, सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट बी अ मेंबर, ये भी गलत है, सेंट्रल गवर्नमेंट कैन बी अ मेंबर। इंप्लॉय को हर हाल में वोट देने का राइट होता है, बिल्कुल गलत बात, दो कंडीशंस में वोट नहीं दे सकता। और पहला क्या है? मेंबर कैन एक्सरसाइज देयर राइट्स आफ्टर ऑल ड्यू पेमेंट्स आर मेड, ये सही है। जब आपको मेंबरशिप मिल जाती है तो तुरंत आपको राइट्स नहीं मिलते। जब तक आप सोसाइटी के मेंबर बनने के लिए जो आपके ड्यू पेमेंट्स हैं वो अगर आप क्लियर नहीं करेंगे तो आपको राइट्स एक्सरसाइज करने नहीं दिए जाएंगे। मेंबरशिप तो मिल जाएगी लेकिन राइट्स नहीं मिलेंगे। तो 23rd का सही आंसर इज ए, कि जब तक आपकी मेंबरशिप में राइट्स तभी एप्लीकेबल होंगे जब आप अपने सोसाइटीज के सारे ड्यूज, जो भी मेंबरशिप फी या जो भी आपने शेयर लगाना है, वो आप जब तक नहीं लेंगे तब तक आपको मेंबरशिप नहीं दी जाएगी।
इसके बाद आता है 24th क्वेश्चन, हु हैज द पावर टू डेलीगेट फंक्शंस ऑफ सेंट्रल रजिस्ट्रार। सेंट्रल रजिस्ट्रार, जब मैंने आपको 1984 एक्ट का पढ़ाया था तो मैंने आपको एक बात बताई थी कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो सेंट्रल रजिस्ट्रार के पावर किसी भी सेंट्रल ऑफिसर या फिर स्टेट ऑफिसर को डेलीगेट कर सकती है। शर्त यह है कि अगर किसी स्टेट ऑफिसर को डेलीगेट करेगी तो उसकी रैंक जो है वो स्टेट रजिस्ट्रार से नीचे की नहीं होनी चाहिए। तो 24 का नया सही आंसर क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट। भाई अपॉइंटमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया है तो डेलीगेशन भी, डेलीगेशन का मतलब होता है पावर देना। तो सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो सेंट्रल रजिस्ट्रार के कुछ पावर्स डेलीगेट कर सकती है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन क्या है आपका? लास्ट क्वेश्चन ये है कि भाई अमेंडमेंट के लिए, जो बाई लॉज में अमेंडमेंट के लिए हमने एप्लीकेशन भेजी थी सेंट्रल रजिस्ट्रार को, अगर उसने वो रिजेक्ट कर दी तो रिजेक्ट करने के कितने दिन में उसको ये बात जो है वो कम्युनिकेट करनी है। ठीक है, अमेंडमेंट जो बाई लॉज में किए गए हैं, अगर बाई लॉज के उन अमेंडमेंट्स के रिक्वेस्ट को, रजिस्टर करने की रिक्वेस्ट को सेंट्रल रजिस्ट्रार मना कर देता है तो रिजेक्ट करने के कितने दिन के अंदर अंदर उसको ये बात स्टेट चीफ एग्जीक्यूटिव जो है सोसाइटी का, उसको कम्युनिकेट करनी पड़ेगी। वो ये बात पूछ रहा है। ठीक है, तो पहली चीज तो आपको ये पता होनी कि भाई 6 महीने के अंदर, 6 महीने का टाइम होता है उसके पास एक्शन लेने के लिए। और अगर उसने रिजेक्ट कर दी तो रिजेक्ट करने के 7 दिन के अंदर अंदर उसको चीफ एग्जीक्यूटिव को इन्फॉर्म करना होता है। 15 दिन नहीं, 21 दिन नहीं, 30 दिन नहीं। इफ the request for amendment has been rejected, then the central registrar must communicate the decision to the chief executive within 7 days of rejection. 7 दिन के अंदर अंदर उसको ये देना होता है। ठीक है, समझ आया? किसी भी सवाल में कोई प्रॉब्लम? अब आप लोग अपने मुंह से बता सकते हैं नो कि सर। भाई किसको कितने नंबर मिले या किसी को खैर छोड़िए, नंबर क्या है, आपको प्रैक्टिस के लिए भेजा था मैंने। लेकिन हाँ ये है कि आप थोड़ा इसको सीरियसली लीजिए तो आपको, अरे वाह 22 सही है, वेरी गुड। कोई ऐसा है जिसके सारे सही है? नो सर, सर मेरा एक गलत हुआ है सर, ये 20, सर ये जो है ना 20th, अच्छा 24 है इसमें सर ये 1/3 सर कंसर्ट होना चाहिए टू कंडक्ट एन इंक्वायरी, ये वाला गलत हो गया सर। 24 आउट ऑफ 25 क्वेश्चंस रिपीट, मतलब ये सर 22 को रिपीट कीजिए सर। 22 रिपीट करूं? जी सर 20। कहाँ है 22? एक मिनट। कोऑपरेटिव बैंक, हाँ कोऑपरेटिव बैंक को अगर वाउंड अप करना है तो उसके लिए सेंट्रल रजिस्ट्रार तब तक ऑर्डर नहीं देगा जब तक उसको आरबीआई से प्रीवियस सैंक्शन राइटिंग में नहीं मिलेगा। बी आंसर है इसका। ठीक है, 24, चलिए फिर तो सही चल रहा है। 21, 23, इट इज गुड स्कोर। चलिए फिर आज की क्लास यहीं तक रहने देते हैं, अपने पढ़ाई का काम हम कल से करेंगे। ठीक है, और इसके आगे का पेपर, इमरान आपकी जो कंफ्यूजन है वो हम दूर करेंगे।